So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था जहाँ पे वांग लिन का सामना उस यूनशिया प्लेनेट पे उस मूनगेजर सर्पेंट से हो जाता है, जिससे बचने के लिए वांग लिन अपनी जी जान लगा देता है। और अगर ग्रीड यहाँ पे नहीं होता तो बहुत इजीली वो उस मेटल वेन को भी हासिल कर लेता, लेकिन यहाँ पे लिटरली वांग लिन ने बहुत कुछ गवा दिया था। वो 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन से लेके लिंग टेनो की स्वॉर्ड एनर्जी और अपनी क्लोन बॉडी सब कुछ वांग लिन ने गवा दिया था। और वांग लिन अपनी ओरिजिन सोल के साथ बाकी सारी चीजों को लेकर यहाँ से फ्लाई कर जाता है और ऑल हेवन स्टार सिस्टम के साउथर्न एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने साथ ही ये जो मूनगेजर सर्पेंट है ये अचानक से रुक जाता है और जहाँ से ये आया था ये वही वापस चला जाता है, जो देख के वांग लिन भी शॉक्ड था। और फिलहाल हमारे वांग लिन को इस वक्त अपने लिए ढंग की बॉडी की तलाश थी, साथ ही उसे क्रॉस डोर कल्टीवेशन में भी जाना था। इसी वजह से वो यहाँ एक केव की तलाश करना शुरू कर देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम उस मूनगेजर सर्पेंट को देखते हैं जो कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम के नॉर्दर्न एरिया में जा रहा था, लेकिन ये अब इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि ये अपने सेकंड फॉर्म यानी कि डीप स्लीप में पहुंच जाता है और ये श्रिंक होके छोटा भी हो जाता है। और जो कल्टीवेटर इस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, जब उनकी नजर इस मूनगेजर सर्पेंट पे पड़ती है तो इनकी रूह तक कांप उठती है। वहीं दूसरी तरफ हम 5 मेजर प्लेनेट के पास में एक छोटा सा प्लेनेट भी देखते हैं, जहाँ पर ग्रीड जो है वो तेजी से जमीन पे आ गिरता है। यहाँ पे हम ग्रीड को देखते हैं जिसकी ओरिजिनल बॉडी और उसके ओरिजिन सोल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन ये मरा नहीं था। तो यहाँ पे ग्रीड अपनी आंखें खोलता है और अपनी कंडीशन को देखकर वो काफी खुश था, क्योंकि जब उसकी बॉडी मूनगेजर सर्पेंट की फिंगर ऑफ एंशिएंट गॉड से टकराई तो उसके बॉडी पर जो सील्स लगे थे ना, फिर चाहे वो ब्लड एंसेस्टर हो या लिंगडियन हो या ऑलसीर हो, इन सब ने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस और सील्स लगाए थे तो सारे रिस्ट्रिक्शंस और सील्स सेकंड्स में कोलैप्स कर गए थे, सिवाय ऑलसीर के एक इम्प्रिंट के। इस वजह से ग्रीड खुश था और मन में कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं इन सील से तो आजाद हो गया, बस ऑल सील का लगाया गया ये जो इम्प्रिंट है मुझे इसे हटाना होगा। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि अपने स्प्रिट फॉर्म में घूम रहा था और उसे इस वक्त एक मिस्टीरियस सी एनर्जी साउथर्न एरिया में अपनी तरफ खींच रही थी, जिस वजह से वांग लिन को ऐसा लग रहा था कि ये जो एनर्जी वो फील कर रहा है वो उसके ओरिजिन सोल को भी यहाँ पे हील कर रही है। और वांग लिन जब सामने जाके देखता है तो ये इलाका असल में एस्ट्रॉइड से भरा हुआ था और ये जगह इस तरीके से पूरी आपस में मिली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक नेचुरल बैरियर को ही इन्होंने अपनी एनर्जी के जरिए से फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे वांग लिन का जो सेलेस्टियल गाइड है जो कि इससे काफी आगे तक फ्लाई कर रहा था, तो उसके अंदर मौजूद अपने डिवाइन सेंसेस से वांग लिन देखता है कि असल में इस प्लेनेट के चारों ओर थंडर का एक बहुत ही पावरफुल नेट बना था और ये जो एस्ट्रॉइड्स थे ये इस थंडर को इस प्लेनेट पे कोलैप्स होने से रोक रहे थे। और क्योंकि वांग लिन की जो ओरिजिन सोल है उसमें उसने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया था, तो वांग लिन को थंडर एनर्जी काफी ज्यादा हील कर रही थी। इसी वजह से वांग लिन समझ जाता है कि आखिर क्यों वो इस प्लेनेट की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। अब वांग लिन डिसाइड करता है कि वो वहीं पे केव बनाकर अपनी बॉडी को वापस से रिबिल्ड करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि वांग लिन की बॉडी कोलैप्स हो चुकी थी तो उसकी ये जो ओरिजिन सोल है ये ड्रैगन का फॉर्म ले चुकी थी और वांग लिन इसी ड्रैगन फॉर्म में यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहा था। अब यहाँ पे वांग लिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसका ये जो सेलेस्टियल पपेट है ये उस प्लेनेट के अंदर जाने से कतराने लगता है। तो वांग लिन ये देखकर हैरान था, क्योंकि आगे बस वांग लिन को थंडर एनर्जी ही नजर आ रही थी। पर तभी वांग लिन मन में कहता है कि ये पपेट आखिर इतना ज्यादा क्यों डर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसने थंडर का सामना किया है। और तभी जैसे वांग लिन इस थंडर को और गौर से देखता है तो वो पाता है कि ये तो असल में हेवनली थंडर है और ये थंडर पूरी तरीके से इस प्लेनेट के कोर से लेकर उस प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें फैला हुआ था। और एक हेवनली थंडर और एक स्पेल के थंडर में जमीन आसमान का फर्क होता है। वांग लिन अब समझ आता है कि क्यों उसका ये जो पपेट है ये इतना ज्यादा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन क्योंकि वांग लिन इस वक्त अपने सोल फॉर्म में है और वो भी एंशिएंट थंडर ड्रैगन के फॉर्म में, तो वांग लिन के ऊपर इस एनर्जी यानी कि इस थंडर एनर्जी का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा ये तो उसकी सोल को और ज्यादा नरिश कर रही थी। अब वांग लिन इस प्लेनेट के और ज्यादा डीप में जाने लगता है। अब यहाँ पे वांग लिन जैसी उस मूनगेजर सर्पेंट का जो बोन था उसे लेकर लैंड करता है तो यहाँ पर पूरे प्लेनेट पे एक हलचल सी दौड़ उठती है और वांग लिन को ये जगह इतनी ज्यादा परफेक्ट लगती है कि वो कह उठता है कि लगता है कि ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पर मैं उस थंडर ओरिजिन स्पेल को यूज कर सकता हूँ और उसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर
कोई मुझे डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा। इवन की जो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है वो भी यहाँ आने से कतराएगा। साथ ही वांगलिन इमीडिएटली लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और यहाँ पे हैंड साइंस को बनाते हुए यहाँ की जो थंडर एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब करने लगता है, ताकि उसकी ओरिजिन सोल में मौजूद उस एंशिएंट ड्रैगन का जो बाकी का हिस्सा है जिसे कि वांगलिन ने कम्प्लीटली डिवोर नहीं किया है, वांगलिन उसे पूरी तरीके से डिवोर कर पाए। हाँ भी हम देखते हैं कि वांगलिन के बॉडी के आसपास थंडर एनर्जी से एक बॉल बनने लगता है और ये काफी समय तक चलता रहता है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ऐसे ही करते करते 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और वांगलिन का वो जो सेलेस्टियल पपेट है वो पास ही के एक एस्ट्रॉइड पर बैठकर वांगलिन को गार्ड कर रहा था। इसी के साथ 10 साल बाद जब वांगलिन अपनी आंखें खोलता है तो भाई साहब इसके बाल, इसके कपड़े पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि थंडर एनर्जी से फिल्ड है और एनिमेशन में ये लुक देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। और अगर आने वाले दिनों में इसके कहीं पे भी पोस्टर्स अवेलेबल होंगे तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। इसके बाद वांगलिन की स्पीड से लेकर हर चीज एकदम बिल्कुल थंडर एनर्जीज की तरह थी, बिल्कुल सेकंड्स में यहाँ वहाँ वो मूव कर पा रहा था। और वांगलिन कहने लगता है कि यहाँ अगर मैं नहीं आता तो मेरी जो ओरिजिन सोल है इसे रिकवर करने में मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा वक्त लग जाता। अब वांगलिन की ओरिजिन सोल तो रिकवर हो चुकी थी, अब बारी थी उसकी बॉडी को फॉर्म करने की। और कोई नॉर्मल कल्टीवेटर एक बॉडी को फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए एंशिएंट गॉड की टैक्टिक्स चाहिए। इसी के साथ वांगलिन यहाँ पर अपने हैंड्स को मूव करता है और गॉड टूसी की मेमोरी में कुछ सील्स को वो देखता है जिन्हें कि वो यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करता है। और तभी वांगलिन के हाथों से एंशिएंट ऑरा बाहर निकलती है और आसपास की थंडर एनर्जी भी इस ऑरा में समाने लगती है। वांगलिन अपने हाथ से इस प्लेनेट की जो सॉइल होती है उसे उठाता है और फिर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में बोलता है एंड देन वो कहता है कलेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास की थंडर एनर्जी वांगलिन के हाथ में अब्सॉर्ब होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो इस प्लेनेट की जितनी भी थंडर एनर्जी है वो अब वांगलिन की तरफ ही अट्रैक्ट होकर उसके हाथों में गैदर हो रही थी। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि वांगलिन पूरी तरीके से अपनी बॉडी को यहाँ पे फॉर्म करने में लग जाता है और अब 60 साल बीत जाते हैं वांगलिन को अपनी बॉडी फॉर्म करने में। और हम देखते हैं कि 60 साल बाद यहाँ पे एक ककून बन चुका था और इस दिन ये ककून पूरी तरीके से जाग चुका था और अपनी आंखें खोलता है। और वांगलिन भी अपनी इस न्यू बॉडी के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पे वांगलिन की ये जो बॉडी थी ये उसकी ओरिजिन सोल में मौजूद उस थंडर से काफी अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रही थी। जिसके बाद वांगलिन कुछ कपड़े निकालता है और उन्हें पहनता है और अब वो अपने पास उस हेवन डिफाइंग बीट को बाहर निकालता है। और यहाँ पर जब वांगलिन इसे निकाल रहा था तो इसने ऑलरेडी 4th सोल से लेकर अपने सारे ट्रेजर्स को चारों डायरेक्शन में फैला दिया था। तो भले ही वांगलिन को ये पता ना हो कि इस वक्त जो ये इसकी हेवन डिफाइंग बीट है इसकी फुल पावर क्या है, लेकिन वांगलिन इतना जानता था कि अगर अलायंस स्टार सिस्टम का जो कल्टीवेशन अलायंस है वो इसके पीछे पड़ा है तो जाहिर है ये ट्रेजर नंबर 1 ट्रेजर है। अब वांगलिन अपने इस हेवन डिफाइंग बोन को उस मेटल एलिमेंट यानी कि मून गेजर सरपेंट का जो बोन था उसके ऊपर लैंड करता है और ये धीरे धीरे से अब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन इसमें काफी वक्त लग रहा था क्योंकि ये जो मेटल एलिमेंट है ये वाटर एलिमेंट से कई गुना ज्यादा थिक था, तो हेवन डिफाइंग बीट भी इसे अब्सॉर्ब करने में टाइम लगा रहा था। अब इस दौरान वांगलिन ग्रीड के ट्रेजर्स को चेक करता है। वांगलिन सबसे पहले ग्रीड का वो जो माउंटेन था उसे बाहर निकालता है और वांगलिन अपने हाथ से जैसे ही इसके टॉप को सहलाता है तो अचानक से इसके अंदर से एक एंशिएंट ऑरा वाली वाइब आती है। अब वांगलिन को क्योंकि सोल एक्सट्रैक्शन का बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज था और स्पेशली जब हुआन फैमिली का जो एंसेस्टर था उससे फाइट करते दौरान जब उसने उस सेक्रेट डेविल को बाहर निकाला था जो कि इसकी बॉडी को कंट्रोल करके इससे फाइट कर रहा था, तो वहां पर उस डेविल ने इस सोल एक्सट्रैक्शन का यूज किया था और पूरे के पूरे ये जो ऑल हेवन प्लेनेट है इसके सोल को ही उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। हाँ नहीं होगा याद तुम्हें, मैं जानती हूँ, और मत देखो एपिसोड, मैं भी नहीं बताने वाली। जब अब यहाँ पे तभी वांगलिन को रियलाइज होता है कि नहीं ये एंशिएंट ऑरा के साथ साथ कुछ और भी है और वांगलिन देखता है कि उसके हाथ और माउंटेन के बीच में एक गोल्डन कलर की लाइट इमिट होती है जिसके अंदर बहुत ही प्योर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी, जो देखकर वांगलिन और ज्यादा हैरान था। और वांगलिन का ये जो हाथ था काफी ज्यादा जेंटल था, इसी वजह से ये जो माउंटेन सोल थी ये अपनी पावर को यहाँ पे रिलीज कर रही थी। वही दूसरी तरफ वांगलिन जानता था कि ये जो माउंटेन सोल ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और ये वीक भी इसीलिए है क्योंकि ये माउंटेन सोल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे वांगलिन जब इस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी देखता है तो उसे एहसास होता है कि जैसे किसी सेलेस्टियल ने इसके ऊपर स्पेल को कास्ट किया हो और वांगलिन इस प्लेनेट की सोल को एक्सट्रैक्ट करके इसे देना चाहता था, लेकिन वांगलिन इसमें फेल हो जाता है क्योंकि एक पूरे के पूरे प्लेनेट के सोल को एक्सट्रैक्ट करना ये वांगलिन के लिए अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिर्फ सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर से ऐसा कुछ कर पाते हैं। और ये तो बस ग्रीड का एक ट्रेजर था, अभी तो बाकी के ट्रेजर्स भी बाकी है, फिर चाहे वो सेलेस्टियल फर्नेस हो या फिर वो जो मिरर वाला स्क्रॉल हो या फिर वो क्राउन। वांगलिन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब यहाँ पे वांगलिन उस माउंटेन को बैग ऑफ होल्डिंग में वापस रखता है, जिसके बाद वांगलिन अपने पास
पास से उसी माउंटेन एंड रिवर स्क्रीन को बाहर निकालता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वांग लिन ने सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं था। वांग लिन थोड़ा कंफ्यूज भी था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो टॉप 10 ग्रेड हेवनली ट्रेजर्स है हेवनली रियलम में, उसमें ये माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग 5वें रैंक पे आती है। और इसे सबसे ज्यादा पावरफुल ये माउंटेन एंड रिवर्स नहीं बल्कि उस पेंटिंग के अंदर मौजूद वो इंक है। लेकिन हमें बताया जाता है कि ग्रीड के पास ये जो पेंटिंग है ये कोई ओरिजिनल पेंटिंग नहीं बल्कि ओरिजिनल की एक बहुत ही क्लोज वाली कॉपी इस वक्त ग्रीड के पास ये थी, जैसे कि अब वांग लिन ने हासिल कर लिया है। पर वांग लिन इसे ज्यादा भाव नहीं देता और इसे देखता है और सोचता है कि अगर क्या हो मैं इसे रिफाइन कर लूं। तो वांग लिन इसे उसके ओरिजिन सोल के अंदर मौजूद थंडर के जरिए से रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब वांग लिन की नजर जाती है उस फाइनल ट्रेजर यानी कि उस क्राउन पर, और वांग लिन जब इसे देखता है तो उसे एहसास होता है कि जब उस मून गेजर सर्पेंट ने एंशिएंट गॉड फिंगर अटैक किया था तो उस अटैक का असर इस क्राउन पे बिल्कुल नहीं पड़ा था, जिस वजह से वांग लिन और ज्यादा क्यूरियस था, अपने डिवाइन सेंसेस से इसे चेक करता है। पर वांग लिन को ये एक ऑर्डिनरी क्राउन जैसा ही लगता है, इसमें कुछ भी खास वांग लिन को नजर नहीं आता और किसी मॉडल एम्परर की क्राउन जैसा ये लग रहा था। लेकिन इस क्राउन के ऊपर लगे वो 5 जो बीड्स थे, वांग लिन की नजर इस पे जाती है और वो समझ आता है कि ये 5 बीड्स असल में 5 एलिमेंट्स है। और ये जो 5 एलिमेंट्स है ये रेड बटरफ्लाई के जो 5 एलिमेंट्स है उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। जिसके बाद वांग लिन जैसे इस क्राउन को अपने सिर पे पहनता है तो एक मिस्टीरियस पावर वांग लिन के बॉडी में एंटर होती है उसके हेड के जरिए से, और फिर इमीडिएटली वांग लिन इस क्राउन को उतार देता है। और वांग लिन कहने लगता है कि ये एनर्जी जो मेरी बॉडी में एंटर हुई ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरी बॉडी में एंटर होते साथ ही किसी चीज को ढूंढ रही थी, और जब वो चीज उसे नहीं मिला तो ये एनर्जी इस क्राउन में वापस चली गई। अब वांग लिन थोड़ा सोचता है और कहता है कि आखिर 5 एलिमेंट मेरी बॉडी के अंदर क्या ढूंढेगा। और तभी वांग लिन की आंखें चमक उठती है और वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग में से रेड बटरफ्लाई का दिया हुआ वो ब्लू रोज बाहर निकालता है। इसके बाद वांग लिन उस रोज के ऊपर उस क्राउन को रखता है और जैसे ये क्राउन इस रोज को टच करता है तो इसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और ब्लू कलर की लाइट यहाँ इमिट होती है और अगले ही पल ये क्राउन वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर वांग लिन को बस इसमें नजर आता है कि इसके अंदर थोड़ी सी वाइटलिटी ही अब इंक्रीज हुई है, लेकिन इसके अलावा वांग लिन को कुछ चेंजेस नजर नहीं आता। पर तभी उसे ग्रीड की कई बात याद आती है। जब वो इसे यूज कर रहा था वो कह रहा था कि इसे एक्टिवेट करने के लिए 9999 एम्परर्स की सोल्स की जरूरत होगी। और वांग लिन को इस क्राउन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए और आ रहा था क्योंकि सोचो एंशिएंट गॉड फिंगर अटैक का इस पर कोई असर नहीं हुआ था, तो जाहिर है कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर तो है नहीं। यहाँ पे वांग लिन सोचता है कि आखिर एम्परर सोल का इस क्राउन से क्या लेना देना है। अब वांग लिन थोड़ा कंफ्यूज था तो इसी वजह से वो इस आइटम को वापस से अपने पास रख लेता है। और अब वांग लिन वापस से उसी मून गेजर सर्पेंट के बोन पे नजर डालता है और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और वांग लिन भी ये देख के काफी खुश था कि फाइनली उसका जो हेवन डिफाइंड बीट है ये तो इसका जो मेटल एलिमेंट वाला पोर्शन था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हेवन डिफाइंड बीट से एक ब्राइट लाइट निकलती है जो कि धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होने लगती है और वांग लिन अपने सामने एक एंशिएंट ऑरा को सडनली फील कर पाता है। और जैसे ये कंप्लीट होता है वांग लिन इमीडिएटली अपने फिंगर को काट के उसका ब्लड ड्रॉप सीधा हेवन डिफाइंग बीट पे डालता है ताकि वो अपना इम्प्रिंट इस पे छोड़ सके। अब यहाँ पे जैसे ही वांग लिन का डिवाइन इम्प्रिंट इस पे लैंड करता है ना तो हेवन डिफाइंग बीट इसे सेकंड्स में अब्सॉर्ब कर लेता है और अचानक से वांग लिन को इतना टेरिबल प्रेशर अपने ऊपर फील हो रहा था कि जैसे उसकी ओरिजिनल सोल में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई हो। और एट द सेम टाइम एक ऐसा एंशिएंट ऑरा वाला सिंबल वांग लिन के माइंड में भी अपीयर होता है और जिस वजह से वांग लिन का लुक और ज्यादा सीरियस हो जाता है। और वांग लिन ने हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट करने के लिए लिटरली 1000 साल तक इंतजार किया है और वांग लिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हेवन डिफाइंग बीट है क्या ये वाकई में एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से आया है। अब यहाँ पे वांग लिन के माइंड में जो सिंबल बनने लगता है वांग लिन उस ब्रश के जरिए से उस सिंबल को यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे इस सिंबल को बनाता है तो इसके अंदर से एक एंशिएंट ऑरा बाहर आती है और फिर इस सिंबल को वांग लिन सीधा हेवन डिफाइंड बीट के ऊपर फ्लोट करवाता है और जैसे ही ये उसके ऊपर जाती है तो एक पर्पल कलर की लाइट हेवन डिफाइंड बीट से इमिट होती है और ये जो पर्पल लाइट थी ये पूरे के पूरे प्लेनेट को ऐसे कवर कर लेती है और सेकंड्स में फिर गायब भी हो जाती है। बस वांग लिन और ये टेरिफाइंग एनर्जी यहाँ बची थी और वांग लिन कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि हेवन डिफाइंड बीट के अंदर से इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होगी कि तभी यहाँ पर एक बड़ा सा एक दरवाजा ओपन होता है जो कि वांग लिन के सामने सेकंड्स में अपीयर हुआ था और जिससे काफी तेज आवाज भी आती है। यहाँ पे ये जो डोर था ये इतना बड़ा था कि वांग लिन इसके सामने किसी चींटी जैसा लग रहा था और इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर वांग लिन के मन में डर भी पैदा होता है। वांग लिन को यहाँ डर लगता है लेकिन उसका जो दाव हार्ट है जो कि बेखौफ है वो वांग लिन को हिम्मत देता है। पर वांग लिन सामने ये नजारा देखकर पूरी तरीके से कांप उठता है। पर तभी वांग लिन के दिल से एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि कभी भी हार मत मानना और ये आवाज असल में वान यार और
वांग पिंग की आ रही थी जो कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर मौजूद थे। जिसके बाद वांग लिन चिल्लाते हुए कहता है कि हेवन डिफाइंग बीट वो मैं हूँगा जो कि तुम्हें पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा, और अगर हेवन उन लोगों को मारना चाहता है जिनके बारे में मैं केयर करता हूँ तो मैं हेवन को ही खत्म करके रख दूंगा, और अगर तुम मुझे अपोज करोगे तो मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वांग लिन के अंदर जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन की जो एनर्जी थी वो भी अब वांग लिन के बॉडी को कवर करके उसे हिम्मत देती है। वांग लिन उसी की तरफ देखे जा रहा था कि तभी पर्पल फॉग के बीच से वांग लिन को एक बहुत बड़ा सा हाथ नजर आता है जो कि उसे अपने तरफ ही बुला रही थी, और वांग लिन इसे देखकर समझ जाता है कि ये एंशिएंट गॉड का हाथ तो लग नहीं रहा। यहाँ पे वांग लिन जैसे ही इस हाथ को बाहर आता हुआ देखता है तो ये हाथ वांग लिन को जैसे इसके किसी सिबलिंग की तरह पुकार रही थी कि भाई अंदर आओ। इस हाथ से कोई भी टेरिफाइंग ऑरा भी रिलीज नहीं हो रही थी, लेकिन ये इतना बड़ा था कि वांग लिन रिस्क नहीं ले सकता था। तो वांग लिन क्या करता है कि यहाँ पर वो जो मून गेजर सर्पेंट का जो बोन था जिसके अंदर मेटल एलिमेंट मौजूद था, जैसे कि हेवन डिफाइंग बीट ने कम्प्लीटली अब्सॉर्ब भी कर लिया था, लेकिन ये बोन का जो बाहरी हिस्सा है ये पड़ा था। तो वांग लिन इसे उठाता है ये पूरी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से और सीधा उस डोर की तरफ घुमा के फेंक देता है, और ये हाथ जैसे ही उस बोन को कैच करता है तो वो सेकंड्स में इसे क्रश कर देता है। यहाँ पे वांग लिन ये देखकर और ज्यादा पैनिक करने लगता है, और जिस प्लेनेट पे वो मौजूद था जैसे अब ये भी पूरी तरीके से कोलैप्स करने वाली है। अब यहाँ पे ये जो आर्म था ये वांग लिन को जैसे आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक तेज लाउड के साथ पूरा का पूरा ये पर्पल एनर्जी से बना ये गेट यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, और हेवन डिफाइंग बीट वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर वांग लिन भी शॉक्ड था कि एक इतनी छोटी सी चीज और इसके अंदर इतनी टेरिफाइंग पावर। वांग लिन सबसे पहले जाकर वान ये, वांग पिंग और किंग ये इन तीनों की सोल को हेवन डिफाइंग बीट के अंदर चेक करता है, और जब इन्हें सही सलामत पाता है तो वांग लिन जब इनकी सोल को कंपेयर करता है तो पहले के मुकाबले ये लोग पहले से और ज्यादा जिंदा लग रहे थे। इवन की ली मुआन की जो सोल थी वो अब पहले से कई गुना ज्यादा स्टेबल भी नजर आ रही थी, और वांग लिन हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये कैसी पावर है, आखिर ये हेवन की कौन सी पावर है जो कि इस बीट के पावर को अपोज कर रही है। वांग लिन अब सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो हाथ और वो गेट क्या था। अब यहाँ पे वांग लिन इतना तो श्योर हो चुका है कि जब वो हेवन डिफाइंग बीट इसके सामने अपीयर हुआ तो इससे पहले भी किसी ने इसके जो 5 एलिमेंट्स है इन्हें कंप्लीट किया होगा, लेकिन अगर वांग लिन की जगह कोई और होता तो वो इस गेट को देखकर इसके अंदर एंटर जरूर होता। और वांग लिन सोच में पड़ जाता है कि जो सीनियर का हाथ मैंने देखा क्या वही इस हेवन डिफाइंग का पहला ओनर था, या फिर वो खुद ही इस आर्म के जरिए डिस्ट्रॉय हो गया और अब वो इस गेट के अंदर ट्रैप होके रह गया है। वांग लिन के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, तभी वांग लिन के मन में एक सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डोर मेरे सामने ओपन हुआ था ये असल में एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम तक जाने का रास्ता है। अब वांग लिन अपने ही सवालों में उलझता जाता है, तो वो इसे अपने वापस से ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज करके रख लेता है, और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं इतना तो समझ गया कि ये जो दरवाजा है ये किसी चाबी की तरह है, लेकिन उस दरवाजे के उस पार क्या है ये मैं नहीं जानता। और अब क्योंकि इस हेवन डिफाइंग बीट के अंदर जो 5 एलिमेंटर की जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, और अगर मुझे दोबारा से इसे एक्टिवेट करना पड़ा तो मुझे वापस से इन सारे एलिमेंट्स को गैदर करना होगा। अब यहाँ पे वांग लिन कंफ्यूज था, इसी वजह से वो अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पर तभी उसकी नजर इस इलाके पे जाती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और वांग लिन को अफसोस था कि यार ये कितनी अच्छी जगह थी जहाँ पर बैठकर मैं अपने उस थंडर ओरिजिन स्पेल को कल्टीवेट कर सकता था, पर अब लगता है कि मुझे कहीं और जाना होगा। कि तभी वांग लिन यहाँ पे वॉर गॉड कैरियर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जैसे ही थंडर बीस्ट बाहर आता है तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था और ऐसे दहाड़ मारता है कि न जाने कितने सालों से वो कैद था, और वाकई में वो 60 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए यहाँ उस कैरियर के अंदर ट्रैप था। और फिर वो वांग लिन को बहुत ही स्ट्रेंज निगाहों से देखता है और उसे घूरना शुरू कर देता है, जो देखकर वांग लिन में स्माइल करता है और उसके सिर पे जाके बैठ जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि मुझे ऐसे घूरो मत, मैं वही तुम्हारा मास्टर हूँ। असल में ये जो बीस्ट था वांग लिन के अंदर से इतनी थंडर एनर्जी को बाहर निकलता हुआ देखकर वो हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ही कोई दोस्त जो कि थंडर ओरिजिन से बिलोंग करता है वो यहाँ इस वक्त उसके सामने मौजूद है। अब वांग लिन उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर पास में ही ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पास में ही एक जगह है जहाँ पर कि काफी ज्यादा थंडर एनर्जी मौजूद होगा। अब यहाँ पे थंडर बीस्ट इमीडिएटली उसी डायरेक्शन में रवाना हो जाता है, और इतने सालों में पहली बार उसे वांग लिन से काफी फ्रेंडली वाइब आ रही थी। वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था और बार बार खुशी के मारे यहाँ पे दहाड़े लगाना शुरू कर देता है, जिससे आसपास काफी ज्यादा बिजली भी गिरती है। इसी के साथ वांग लिन और ये उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर असल में एक थंडर लेक मौजूद था, और वांग लिन की आंखें से देख के
चमक उठती है और यहाँ तक कि ये जो थंडर बीस्ट है वो भी एक थंडर लेक को देखकर हेजिटेट करता है। लेकिन वांग लिन जब इस जगह को देखता है वो समझ आता है कि यार जिस प्लेनेट पे अभी मौजूद था वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं। वांग लिन यहाँ पे अपना एक कदम रखता है तो उसके अंदर कड़ाके की बिजली दौड़ जाती है। ऐसे ही करते करते इस थंडर लेक के पास वांग लिन 20 कदम तक चलता है और बस यही 20 कदम इसकी लिमिट थी, क्योंकि इसके आगे अगर वो बढ़ाएगा तो इससे ज्यादा वांग लिन की बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। अब वांग लिन यहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और वांग लिन का साथ देखकर थंडर बीस्ट भी थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए उसके पास में ही एक जगह पे जाके बैठता है और वो यहाँ पर एक थंडर बीस्ट की जो रिफाइनिंग मेथड है उसे यूज करता है, जिसके जरिए से वो अपने अंदर मौजूद उस थंडर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ पर हम एक और थंडर बीस्ट को देखते हैं जिसके सिर पे अभी हॉर्न आया नहीं था, लेकिन वो ठीक ठाक दिख रहा था। ब्लैक आर्मर इसने पहन रखा था और इसके ऊपर एक मिडिल एज्ड मैन बैठा था और जो कि थंडर लेक को देखकर हैरान था और कहता है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को इस थंडर लेक से अब्सॉर्ब करना होगा। हम इस नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट डे वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।